हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है ना। और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा ये है बायोलॉजी का जो हमने शुरू किया था उसका आज है ये पार्ट 3, ठीक है मेरे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र एवं भ्रूण कोश के बारे में। दोस्तों, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं इन दोनों टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आज आपको मैं, ठीक है ना, सब कुछ मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मेरे दोस्त, ये जो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है जो 5-5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये 80% प्लस आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस केवल आपको बाद में एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपने पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। हमने शुरू किया है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, तब तक मैं जो है सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जिस दिन आपका पेपर रहेगा उसके 2 दिन पहले मैं सब कुछ पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, यहाँ पर हम जो सबसे पहले यहाँ पर जो मादा जनन तंत्र है ना, उसको 3 पार्टों में हम बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है ताकि आपको पूरे में पूरा नंबर मिल सके, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो मादा जनन तंत्र होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके 3 भाग होते हैं। मुख्य भाग या फिर मुख्य जनन अंग, जिन्हें हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। दूसरा होता है सहायक जनन अंग या फिर द्वितीयक। ये प्राथमिक है तो ये क्या होगा, द्वितीयक होगा। और एक होता है हमारा बाह्य जनन अंग, ठीक है ना। तो एक हमारा प्राथमिक और एक द्वितीयक और एक बाह्य, या फिर आप कह सकते हैं एक मुख्य वाला जो मेन पार्ट होता है, ये एक वो होता है, एक सहायता करने वाला सहायक जनन अंग, और एक बाहर जो होता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य जनन अंग। दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य जनन अंग होता है, जो प्राथमिक जनन अंग होता है, केवल एक होता है जिसका नाम है अंडाशय। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर में बन जाता है कि मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है। तो इन्हीं में से आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। तो उसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडाशय। ओवरी जो होता है ना, ये मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें एक पार्ट हो गया। अब जो हमारा सहायक या फिर द्वितीयक जनन अंग है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां, ठीक है ना। अब सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जो हमारा अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय महिलाओं में जो होता है, गिरवा और योनि, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं वेजाइना। तो अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा और जो योनि होते हैं वो क्या हैं, सहायक नलिकाएं हैं। और जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना, वो सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2 पार्ट यहाँ पर हो गए, उसके भाग हो गए, अंगों के नाम हो गए। और जो हमारा तीसरा होता है वो है बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग में एक अंग होता है, ठीक है, जिसका नाम है भग शिश्नु, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ इसका जो चार्ट है ना, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब हम दोस्तों, ठीक है ना, एक एक करके सबसे पहले इसको, फिर से एक एक करके हम सभी को, ठीक है ना, हेडिंग वाइज हम पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम आगे जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा मुख्य जनन अंग था उसमें जो पहला पार्ट था, उसका जो अंग था वो था अंडाशय यानी कि ओवरी। अब हम सबसे पहले ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं जो है ना आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं ना तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। तो इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि जो अंडाशय होता है इसकी संख्या 2 होती है। दोस्तों, आप मेरे साथ जो है साथ साथ बोलते हुए चलिए और साथ में याद भी करते हुए चलिएगा। अंडाशय की संख्या 2 होती है। यह बादाम के आकार का होता है। यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा एवं
1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और मध्य वाले भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इतना जो है आपको अंडाशय में लिख देना है। एक बार आप दोस्तों आँख बंद कीजिए, इसको एक बार आप फिर से दोहराइए। अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाशय बादाम के आकार का होता है। यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि जितना लंबा होता है ना उसका आधा चौड़ा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आप लंबा मान लीजिए तो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाएगा। इसका जो बाहरी भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स और बीच वाले भाग को या फिर मध्य वाले भाग को हम मेडुला कहते हैं। आप मेरे दोस्त याद रखिएगा, अंडाशय के 2 भाग होते हैं। मध्य वाले भाग को मेडुला, तो माँ से मध्य और माँ से मेडुला। ठीक है ना, ये तो आपको याद रहेगा। अब एक जो है मेडुला है तो बाहरी वाले भाग को हम क्या बोल देंगे, कॉर्टेक्स बोल देंगे। ठीक है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पर अब हम अंडाशय के काम जान लेते हैं कि अंडाशय के क्या काम होते हैं। तो इसका जो पहला काम है, पहला इसका जो फंक्शन है वो है मादा युग्मक का निर्माण करना। यानी कि जो अंडाशय होता है ना, इसी से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु निर्माण करने का काम कौन करता है, तो वो जो हमारा अंडाशय होता है ना, स्त्रियों में होता है जो अंडाशय, वही जो है अंडाणु निर्माण करने का कार्य करता है। दूसरा दोस्तों इसका काम है मादा हार्मोन का निर्माण करना। यानी कि जो अंडाशय होता है, जो मादा में जो हार्मोन होता है उसका निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन का निर्माण, तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, इसका निर्माण करता है। अगर दोस्तों हम बात करें पुरुषों में, तो वही पुरुषों में यहाँ पर अंडाणु के स्थान पर वहाँ शुक्राणु होता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन है, पुरुषों में एंड्रोजन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आशा करता हूँ इसका जो पहला अंग है अंडाशय, इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इसके फंक्शन को, इसके कार्य को आप लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकंड उसका जो पार्ट था, द्वितीयक जनन अंग, उसका जो फर्स्ट अंग था वो है अंडवाहिनी ओविडक्ट। अब हम मेरे दोस्त इसको समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चित्र को समझ लिया ना, तो आप इसका जो अंडवाहिनी का जो है जितनी विशेषताएं हैं, जितना गाथा इसमें लिखना है, अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको वो सभी कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो है ये है अंडवाहिनी। ठीक है ना, अंडवाहिनी का जो पहला भाग होता है उसी से अंडाशय जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर यह चित्र है अंडवाहिनी का, तो इसको हम समझेंगे। अंडवाहिनी का जो यहाँ पर जो इसका पहला भाग होता है, जहाँ से अंडाशय जुड़ा हुआ होता है अंडे के आकार का, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं संक्रीड पथ या फिर स्थमस बोलते हैं। ठीक है ना, और अंडवाहिनी का जो बीच में भाग होता है, मध्य में जो भाग होता है, उसे हम एम्पुला या फिर तुम्बिका कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी बायोलॉजी जो है ना, ठीक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें दोस्तों इंग्लिश बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग होता है उसे हम स्थमस बोलते हैं, मध्य वाले भाग को एम्पुला बोलते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट भाग होता है ना उसको हम इनफंडिबुलम या फिर कीपक कहते हैं। कीपक का अर्थ होता है कीप। कीप यानी कि जैसे दोस्तों आप तेल नापते हैं ना घर में, वही होता है कीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर से आया है, ये भी इधर से, और इसको अगर ऐसे हम कर देंगे तो ये कीप के आकार का ये बन जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम होता है कीपक। और दोस्तों लास्ट वाला जो भाग होता है अंडवाहिनी का, ठीक है ना, उसमें उंगली जैसी ऐसी संरचना देखिए आप बना हुआ है। ठीक है ना, ये उंगली जैसी जो संरचना बनी होती है इसे हम बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी का मतलब होता है झालर। ठीक है ना, ये झालर के समान है, उंगली के समान है, तो इसे हम बोल देते हैं झालर। और यहाँ पर ये जो है अंडाशय होता है। ठीक, अब दोस्तों इसका काम जो उंगली जो है इसका काम क्या होता है, तो ये क्या है अंडाशय। और अभी हमने पढ़ा है कि अंडाशय का काम होता है युग्मक का निर्माण करना। ठीक है ना, यहाँ पर अब जैसे ही अंडाशय से युग्मक निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे ये उंगली जो संरचना है ना, इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद यहाँ से ऐसे भेजते यहाँ बाहर आएगा, पहुँचेगा योनि में, वेजाइना में। ठीक है ना, यहीं पर रहेगा और फिर क्या होगा दोस्तों, ये जाके शुक्राणु से मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कि अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंडाशय
2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब दोस्तों जितना मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया है ना, उसी को अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आपको भी इसी प्रकार से समझ के याद करके उसको भी आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है, अंडवाहिनी का प्रथम भाग पतला होता है। अभी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, अंडवाहिनी का प्रथम भाग पतला होता है जिसे हम स्थमस या फिर संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्ण का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो जो पतला भाग होता है उसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्ण का मतलब पतला, ठीक है, और पथ का मतलब होता है रास्ता। और मध्य वाले भाग को हम एम्पुला या फिर तुम्बिका कहते हैं, ठीक है ना। जो बीच में भाग होता है, अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि बीच वाले भाग को हम तुम्बिका कहते हैं। और अंतिम भाग जो कीपक यानी कि कुप्पी के आकार का होता है उसे हम कीपक कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलें तो इनफंडिबुलम कहते हैं। और उंगली जैसी एक संरचना होती है जिसे हम झालर या फिर फिम्बरी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि जो झालर होता है इसका काम होता है अंडाशय से निकलने वाले मादा युग्मक यानी कि अंडाणुओं को एकत्रित करना होता है। मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर आपने जो है ना चित्र को, अगर आपने जब जो मैंने आपको बताया है अगर आपने इसको समझ लिया होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप जो है ना इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है निषेचन कराना, ठीक है ना। अब निषेचन ये कैसे कराएगा, तो यहाँ पर जो उंगली जैसी संरचना है, ठीक है ना, वो अंडाणु को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद में, ठीक है, योनि के पास ले जाएगा और वहीं से फिर क्या हो जाएगा, वहीं से फिर वो जो उसमें रहेगा और फिर शुक्राणु जाके वहाँ पर मिलेगा, मिलने के बाद में फिर, ठीक है, जनन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो अंडवाहिनी होता है यहीं पर निषेचन होता है। और निषेचन कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है, लेकिन एग्जैक्ट स्थान कौन सा जहाँ पे होता है, तो उसका नाम है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, ठीक है ना। एम्पुला अभी मैंने आपको पढ़ाया, स्थमस हमने पढ़ाया, तो ठीक है, जो दोनों भाग हैं उसी के बीच में होता है एक जंक्शन, वहीं पर जो है निषेचन की क्रिया होती है जब शुक्राणु वहाँ पर जाकर मिलता है। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे वो है गर्भाशय, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में यूटेरस या फिर ओम्ब भी बोल देते हैं, और दोस्तों देहाती भाषा में इसे हम बच्चादानी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो गर्भाशय होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी इसकी जो 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर होता है उसे पेरिट्रियम बोलते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर जो सबसे लास्ट में होता है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो सबसे मध्य में है मायोमेट्रियम, माँ से मध्य और माँ से मायोमेट्रियम, ठीक है। जो सबसे अंदर है, अंदर का मतलब इंड, अंतिम में, तो इंडो मतलब अंतिम में यानी इंडोमेट्रियम। और जब दो ये हो गए तो पी से फर्स्ट और पी से पेरीमेट्रियम। जो पहले पे होता है पेरीमेट्रियम, मध्य में होता है मायोमेट्रियम, अंतिम में होता है इंडो का मतलब अंतिम यानी कि इंडोमेट्रियम। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको बेहतरीन तरीके से भी समझ गए होंगे। अब हम इन तीनों की काम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट होता है पेरिट्रियम, इसका काम होता है गर्भाशय को सुरक्षा देना। दोस्तों जो भी चीज़ बाहर होती है वही क्या करेगा, सुरक्षा देगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये है ना, ये सबसे ऊपर क्या है, त्वचा है, स्किन है, तो यही जो है हमारे इसको सुरक्षा दे रही है, यानी कि जो सबसे बाहर होता है वही सुरक्षा देता है। और मायोमेट्रियम है, इसका काम होता है शिशु के जन्म में सहायता करती है, यानी कि जब किसी छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सहायता करने का काम होता है मायोमेट्रियम का। और जो है इंडोमेट्रियम, इसका काम होता है मासिक चक्र में सहायता करना। मासिक चक्र क्या होता है, इसको मेरे दोस्तों पार्ट 2 में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। अब गर्भाशय का काम क्या होता है, तो भ्रूण का विकास करना। आप सभी को पता होगा ये जो होता है ना, यहीं पर जो है बच्चे का विकास होता है, जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसका विकास यहीं पर होता है।
तो मेरे दोस्त ये था मादा जनन तंत्र, ठीक है, उसके चित्र, उसके कार्य, उसके विभिन्न भागों के नाम और उनकी विशेषताएं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकंड टॉपिक है ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है भ्रूण कोश के प्रकार एवं उसके कार्य लिखिए। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में होने वाले त्रिसंयोजन के बाद त्रिगुणित केंद्रक बनता है। दोस्तों ठीक है ना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि त्रिसंयोजन कैसे होता है, ठीक है ना, यानी जिसे त्रिक संलयन बोलते हैं, किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो वही जो है जब भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं मिलती हैं, त्रिसंयोजन होता है, तो जो केंद्रक बनता है वही जो भ्रूण बनता है, ठीक है। तो यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो वहाँ पर जो 3 कोशिकाएं मिलकर 3 जो केंद्रक मिलकर बने हुए थे, ठीक है ना, कहाँ पर, भ्रूण कोश में, तो उन्हीं को सुरक्षा देता है, उन्हीं को खाना देता है, उन्हीं को पोषण देता है। कौन देता है, भ्रूण पोष देता है, ठीक है मेरे दोस्त। और इससे पहले मैंने आपको एक अंतर पढ़ाया था भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। अगर आपको याद होगा तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया था कि भ्रूण पोष जो होता है ना उसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि भ्रूण कोश के प्रकार। जो भ्रूण कोश होता है ये दोस्तों ये 3 टाइप का होता है। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्त अच्छी बात ये है कि मैं आपको जो है बहुत ही कम शब्दों में इसको दोस्तों ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा एक लाइन, यहाँ पर ये एक, ये 2 और एक छोटा सा लाइन 3, मात्र दोस्तों 10 शब्दों में मैं जो आपको केंद्रीय भ्रूण कोश पढ़ा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना आसान जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो पहला हमारा क्या है, केंद्रीय भ्रूण कोश। इसका चित्र इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर रेक्तिका है, ये आपका केंद्रक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो केंद्रीय भ्रूण कोश होता है इसमें पहले केंद्रक बनता है, ठीक है। जो पहले जब अगर मान लीजिए कोई एक केंद्रक बन गया तो केंद्रक बनने के बाद इस पर भित्ति भी लगेगी, लेकिन केंद्रीय भ्रूण कोश में ऐसा होता है कि इसमें पहले केंद्रक बन जाता है और बाद में कोशिका भित्ति लगती है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इस प्रकार से एक ट्रिक आप समझ लीजिए याद करने का, कि इसका जो नाम है ना वो पहले बनेगा। इसका नाम है केंद्रीय भ्रूण कोश। तो केंद्रीय यानी कि केंद्रक सबसे पहले बनेगा, और जब केंद्रक पहले बनेगा तो कोशिका भित्ति बाद में लगेगी, ठीक है ना। और दोस्तों उदाहरण क्या है, तो पोलीपटेली एक वर्ग होता है, उसमें ये जो केंद्रीय भ्रूण कोश ये होता है, उदाहरण के लिए कैप्सेला, जो कैप्सेला होता है ना, जो पौधा होता है कैप्सेला, वो उसमें वो किसका उदाहरण है, तो वो केंद्रीय भ्रूण कोश का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है, क्योंकि इसमें पहले केंद्रक बनता है, बाद में कोशिका भित्ति लगती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इतने कम शब्दों में आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा है वो है कोशिकीय भ्रूण कोश, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, तो केंद्रक के साथ में कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है मेरे दोस्त। जो कोशिकीय होता है इसमें केंद्रक भी बनता है और केंद्रक के साथ साथ में कोशिका भित्ति भी बनती है। लेकिन केंद्रीय भ्रूण कोश में क्या था, वहाँ पर पहले केंद्रक बना था, बाद में कोशिका भित्ति, लेकिन इसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति बनती है। उदाहरण के लिए गेमोपटेली वर्ग में होता है, ठीक है, और पौधे का नाम है बिल्लार सिया पौधे में। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पोलीपटेली वर्ग में, लेकिन यहाँ पर गेमोपटेली में। यहाँ पर उदाहरण क्या था, पोलीपटेली का वर्ग का तो कैप्सुला, और यहाँ पर क्या है, बिल्लार सिया, ठीक है मेरे दोस्त। आशा करता हूँ आप इन दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हमारा तीसरा है हेलोबियल भ्रूण कोश, उसको चलिए अब हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा है वो है हेलोबियल भ्रूण कोश, ठीक है ना मेरे दोस्तों।
जो हेलोबियल जो भ्रूणपोष होता है ना, यह केवल 20% पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है, ठीक है, केंद्रीय, कोशिकीय और फिर हेलोबियल। जो हेलोबियल होता है, हेलोबियल जो होता है यह केवल 20% में होता है, और बाकी दोनों जो होते हैं, जो केंद्रीय और कोशिकीय बचे, वो 80% में होता है। इसमें एक छोटा केंद्रक होता है और एक बड़ा केंद्रक, ठीक है। जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है इसमें सिर्फ केंद्रक बनता है, इसमें भित्ति यानी कोशिका भित्ति इसमें नहीं बनती है, ठीक है मेरे दोस्त। आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि हेलोबियल में क्या होता है, केवल केंद्रक बनता है, ठीक है। तो पहले बनेगा तो यानी सबसे पहले केंद्रक बनता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती है, ठीक है। और हेलोबियल भ्रूणपोष का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पोषण प्रदान करना, ठीक है मेरे दोस्त। जो मेन भ्रूणपोष तो पोषण देता है, लेकिन उसके तीनों भागों में कौन होता है जो देता है, तो वो है हेलोबियल भ्रूणपोष। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप तीनों टाइप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको लास्ट में बता दूं, जो पहला टाइप था वो क्या था, तो केंद्रीय, ठीक है ना, भ्रूणपोष। केंद्रीय में क्या था, सबसे पहले केंद्रक बनेगा, बाद में कोशिका भित्ति बनेगी। दूसरा क्या था, कोशिकीय भ्रूणपोष, तो इसमें क्या होगा, साथ में केंद्रक बनेगा और साथ में कोशिका भित्ति। लेकिन तीसरा हेलोबियल जो है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, केंद्रक, लेकिन कोशिका भित्ति बनती ही नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको और मादा जननतंत्र को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो 3rd है, अगर आपने पार्ट 1st और 2nd नहीं देखा है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी, ठीक है, पार्ट को, किसी भी सेशन को आप मिस मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 महीने बचे हुए हैं आपको एग्ज़ाम में। तो अब आपको जो है बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करना होगा, ठीक है ना। जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करूँ उसको आप इत्मीनान से, मेहनत से इसको आप देखिए, नोट बनाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।